फजल चौधरी साहब, उससे पहले आमिर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे तो जी मैं बस जल्दी से ये बताना चाह रहा था सारे अपने जो पैनल पे लोग हैं कि अगर आप देखें तो इस वक्त सेल की जो नंबर इकोनॉमिक सर्वे में रिलीज हुए हैं कि कंज्यूमर सेल्स साथ में फर्नीचर 48% ग्रोथ हुई है। अच्छा, तो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ हुई है। अच्छा जी, वेयरिंग अपैरल यानी जो कपड़े हम पहनते हैं उसके अंदर 32% ग्रोथ हुई है। तो ये कहाँ से आए हैं पैसे? ये वो पैसा है जो इकोनॉमी में कैश इन सर्कुलेशन है। इस पर हम फिर और बात करेंगे एंड पे, लेकिन ये सोचने अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। डॉक्टर साहब, सियासी इस्तेहकाम बड़ा जरूरी है सर, आ जाएगा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब? जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और पाकिस्तान की सियासत में 2010 से 2023 तक जो एक मखसूस पार्टी एक हंगामा बर्पा किए हुए है और एक हिजान की कैफियत उसने पूरे मुल्क में तारी की हुई है। जलाओ, घराओ, शहर बंद करो, मारो, आग लगाओ, जलसों के अंदर ये बातें करते रहे हैं। जला दो, आग लगा दो। खुदा का वास्ता ही आपका मुल्क है, ये हमारा निज़ाम है। कोई निज़ाम भी जलाने से, आग लगाने से, गालम गलोच से आगे नहीं बढ़ता। आपके पास कोई फ्यूचर प्लान होता है, कोई पॉलिसी होती है, वो तो उन्होंने दी नहीं, जिसकी वजह से जो 9 मई का वाक़या पेश आया, जो मैं कहता होता हूँ कि हादसा एक दिन में नहीं होता, बरसों हालात उसकी परवरिश करते हैं। तो वो पिछले मुसलसल 4-5 सालों से जिस तरह गालम गलोच का एक कल्चर डेवलप कर रहे थे और पिछले 1 साल से बिलखुसूस जिस तरह इदारों को निशाना बनाया हुआ था, उसके नतीजे में अफसोसनाक वाक़यात 9 मई को देखने में आए। आर्मी तनसीबात पे हमले, शहादा की यादगारों पे हमले और जिना हाउस पे हमला। अब मैं इसलिए इस्तेहकाम की बात कर रहा हूँ कि इन किरदारों को टेकन टू द टास्क करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इन्हें आप ये कहें कि सज़ा देना बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान में इस तरह की अफरा तफरी, इंतशार, फितना, शर अंगेज़ी का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो। सियासत सियासी दायरे के अंदर रह के की जाए, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के तहत की जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद मैं समझता हूँ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जब उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, आइंदा ऐसे आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ये काम होगा, सियासत में स्टेबिलिटी होगी। ठीक, अच्छा ये काम होगा तो सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। मैं ज़िशान साहब, कल तरजीह क्या होनी चाहिए हुकूमत की आपकी नज़र में? सबसे बड़ी तरजीह क्या होनी चाहिए बजट देते वक्त? देखिए, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर उन्हें आईएमएफ को जो है इंगेज रखना है तो उन्हें वो सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी जो आईएमएफ ने कही हुई हैं। तो इसका मकसद ये है कि जब आप कल बजट देने जा रहे हैं 14,500 अरब का, जिसमें 9,200 अरब जो है आपका टैक्स रेवेन्यू है, तो ये एक बहुत एम्बिशियस जो है बजट होगा। ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाएंगे। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम इस रियलिटी को समझें कि जो 36 लाख लोग जो टैक्स नेट में हैं, जिनको गन्ने की मशीन में पीसा जा रहा है, उनको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। जो नॉन फाइलर, जिनको अब ये एक्सेप्ट कर बैठेंगे नॉन फाइलर इनकी मईशत का हिस्सा है, खुदारा उन नॉन फाइलर्स को पकड़ें, उन नॉन फाइलर्स को सिस्टम में लेके आएँ, उनसे भी टैक्स लें। ये जो हमसे जो टैक्स लिया जा रहा है तनख्वाहों से, ये कब तक हमें 35% टैक्स लिया जाएगा? जब तक आप हमें टैक्स रेट को कम नहीं करेंगे, शेखानी साहब से ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है शेखानी साहब, सबसे बड़ी तरजीह कल, ये जो एक तरफ इंतखाबात आने वाले हैं, फिर आईएमएफ है, कोई इसके दरमियान में रास्ता हुकूमत के लिए आप क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल से तो इस मुल्क में इकॉनमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी तरजीह इन सब की ये होनी चाहिए कि पॉलिटिकल जो भी चीज़ें ये करते रहे होती रहे, लेकिन इकॉनमी पॉलिसीज़ पे सबका इत्तेफाक होना चाहिए इस मुल्क में, और एक पॉलिसी जिसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई आने के बाद कोई चीज़ें चेंज ना करे, और एक लॉन्ग टर्म हम सोच के चीज़ें चले कि आईएमएफ कोई भी गवर्नमेंट आए वो चीज़ें पूरी होती रहे। अगर हमने आईएमएफ से भी जान छुड़ानी है तो कहीं ना कहीं जाके इस मुल्क में हमें कोई ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि ये कर्जा ख़त्म हो। ये पेमेंटें जो देनी है वाकई हम नहीं दे सकते, ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये 25 बिलियन हम वापस कर सके। हकीकत तो ये है, और हकीकत से कब तक आंखें छुपाएंगे? हम वो कंट्री है, मैं समझता हूँ कि 4.5 अरब लोग, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, रोड कनेक्टिविटी, गोल्ड के माई, गोल्ड रिजर्व हमारे पास जो हम निकाल नहीं सकते, कोल के रिजर्व, एग्रीकल्चर कंट्री। मैं समझता हूँ इतना फिजिबल प्रोजेक्ट को हमने
ऐसे हालात कर दिए हैं कि बहुत बुरा हाल है। मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी को बिल्कुल डिफेंड अच्छा। करना चाहिए इन पॉलिटिकल सिस्टम से, और उसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे ध्यान चाहिए। अच्छा, ठीक है। आमिर साहब, ये नंबर्स की बड़ी बात हो रही है, कल नंबर्स आप कैसे देख रहे हो? काबिल अमल नंबर्स जो है वो आपको लगता है बजट में आएंगे? नहीं, देखिए, मैं पहले आपको बात बताता हूँ, नंबरों की अपनी एक कहानी होती है, हिंसों की कहानी उसको मैं कहता हूँ। तो चूंकि आपने पैनल ऐसा बनाया कि उसमें आपने 3 मुआशी तज्जिया निगाह और इक्तिसादी, और एक तरफ आपने एक सियासतदान बिठा दिया, तो मैं अब सियासतदान की साइड पे आने लगा पॉलिटिकल इकोनॉमी। नहीं, मैं बिल्कुल अब मैं आपको जरा इक्तिसादियात की सियासत पे बात करता हूँ। तो इक्तिसादियात की जो सियासत होती है उसमें 2 चीजें जो तरजीह के तौर पर उसमें उसको इस ज़िम्ने में देखना है कि नंबर एक चीज होता है, हिंसा एक चीज होता है, लेकिन जो असल में अमल होता है या जो हमें उसकी वो क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन नजर आती है, वो होती है जो इंसान करता है। तो मैं इसको कहता हूं कि आप इसको इस तरह देखिए कि नंबरों को ज़हन में रखना, लेकिन जाते हुए तरजीह क्या होनी चाहिए। देखिए, ये टाइम है छोटे छोटे कदम उठाने का, कोई लंबी पॉलिसी ना बनाए और रिएक्टिव को प्रोएक्टिव बनाए, यानी कि अभी एम्बिशियस ना हो। कुछ नहीं, आप छोटे छोटे कदम लें और उन छोटे छोटे इकदाम को अंदर छोटी छोटी तरजीहात लाएं। ठीक है। ये टाइम नहीं है बजट कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी या रिन्यूएबल एनर्जी और इस तरह की चीजों में घुसने का।